क्या बताऊं मैं, क्या बोलूं भाई। एनडीए क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या है उसके दिमाग में, कौन लोग वहां बैठे हैं मुझे नहीं पता। हम 2025 से उठे ही थे, संभले ही थे। लो आ गया 2026 का नया इकोनॉमिक्स का सिलेबस। हे बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू सी यूट्यूब बैक कॉमर्स वर्चुअल्स। मैं आप सभी का आशीष सर। क्या बताऊं मैं, क्या बताऊं मैं। सब बदल गया है, सब कुछ बदल गया, सब बदल गया। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं एनटीए का शुक्रिया अदा करूं, पर कि मैं क्या बोलूं भाई। एनटीए क्या कहना चाह रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्या है उसके दिमाग में, कौन लोग वहां बैठे हैं मुझे नहीं पता। बट सब कुछ बदल गया है। क्या बदला है आप लोग को समझ में आ चुका होगा कि भैया लो, हम 2025 से उठे ही थे, संभले ही थे। लो आ गया 2026 का नया इकोनॉमिक्स का सिलेबस, जहां पर सब बदल गया। मैं यही कहना चाह रहा हूं, सब बदल गया। अब वो क्या बदला है मैं आप लोग को एक एक करके बताना चाहूंगा। मेरे अंदर, मेरे हाथ पे ठंडे पड़ रहे हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसा क्यों किया है एनटीए ने। मुझसे एनटीए से ये उम्मीद नहीं थी। मैं क्या करूं मैं, आप लोग चले अपन विरोध करने चले। विरोध क्या करेंगे, इससे अच्छा पढ़ ही लेते हैं। तो देखिए क्या आया है चेंजेस, बहुत खतरनाक चेंजेस आ गए हैं गाइस। मतलब तहलका मच गया है मार्केट में। अब क्या है वो तहलका, आप देखिए करके एक एक करके। सबसे पहले इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को यह बताना चाहूंगा कि एक्चुअली में अभी तक क्या चलता आ रहा था बाय एनटीए और अब क्या कर दिया है अब एनटीए ने, वो चीज हम समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने ये समझा था कि 2022 के अंदर भैया मैक्रो इकोनॉमिक्स और आईईडी का ये लोग तड़का मारते गए और तड़का मारते गए, तड़का मारते गए। साथ में इन लोगों ने बोला कि भैया बट सम टॉपिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक या दो चैप्टर के बेसिस पे उन लोगों ने उस वक्त डिफाइन करके रखा था, उस पे इनकी कहानी चलती थी और वो कंटिन्यू चलाने के लिए कोशिश कर रहा था। 2022 में भी बहुत अच्छी चीज उनने करी, बहुत अच्छी बात है। 2023 में उनने बहुत अच्छी चीज करी कि चलो भैया कंटिन्यूटी मेंटेन करने की बात करी, बहुत, वो भी बढ़िया है। 2023 में भी उन लोगों ने यही चीज लागू करा, तो बच्चा अब समझ गया था कि भैया अब तो यही कोर्स है सीयूईटी का, बहुत अच्छे से मैं यही करके जाऊंगा, इन्हीं दो टॉपिक्स को पढ़ूंगा, इन्हीं के हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनेगा, मैं 50-50 क्वेश्चन एक एक बार में सॉल्व करता जाऊंगा। अच्छे खासे एमसीक्यू भी बन गए थे, प्रैक्टिस पेपर भी सॉल्व कर रहा था। जैसे ही बच्चा ये से निकल के अच्छे एक, उसकी जो बोलते ना, उसका सूरज उग रहा था, उसकी नैया पार लगने वाली थी, तभी एनटीए ने 2025 में एक बड़ा धमाकेदार ऐसा तड़का मारा कि जिसकी कोई हद नहीं थी। और उनने कर दिया भैया कि मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स कंपलसरी हो चुका है। अब माइक्रो के कुछ टॉपिक्स नहीं, पूरे टॉपिक्स आएंगे आप लोग को, वो समझना पड़ेगा। और उनने बड़ा एक मूव जो खेला था, दैट वाज इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को डिलीट, मतलब डिलीट ही कर दिया था। बच्चा वहां पर समझा कि लो भैया ये क्या कहानी कर दी आपने कि सर ये इस लेवल पे, ये मतलब एनटीए ने ऐसा चाल खेला जिसे को अंदर कुछ समझ में भी नहीं आया। और बच्चा वहां से बहराना चालू हो चुका था कि भैया अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, क्या करें कैसे करें। चलो फिर भी बच्चे ने कैसे तैसे हिम्मत दिखाई कि चलो यार करते हैं। जो मुंडी नीचे झुकी हुई थी उस मुंडी को नीचे उठाई गई, उसको बकायदा उसको सपने दिखाए गए कि चल भैया कोई बात नहीं, मैक्रो और माइक्रो पढ़ के जा, तू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टेंशन छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं है, तू कर लेगा, तेरे अंदर वो ताकत है। अब वो बच्चा इसी साल 25 के अंदर, पिछले साल की अगर मैं बात करूं, वो कर ही रहा था, सांस ले ही रहा था, नवजात शिशु था, छोटा सा बच्चा था, वो सांस लेने की कोशिश कर ही रहा था कि एनटीए ने इस साल कुछ ऐसा करा, कुछ ऐसा करा कि बस दिमाग हिल गया है। सारे सारे फैकल्टीज, अभी मैं सबकी इकोनॉमिक्स टीचरों की बात करूं, सब हिल गए कि भैया एनटीए ने क्या झटके तड़के मार दिए हैं। और वो क्या झटके तड़के मारे हैं, ध्यान से देखिए। हाँ जी, आपसे ही बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए उनने क्या किया। लो भैया, उन लोगों ने कर दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का वेलकम कर दिया है कि लो भैया तीनों के तीनों आप लोगों को पढ़ने पड़ेंगे। ये है 2026 का सबसे बड़ा, सबसे शानदार, नेगेटिव वे में बोल रहा हूं, सबसे शानदार अमेंडमेंट कर दिया इन लोगों ने कि भैया आपको माइक्रो, मैक्रो और अब आपको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। मेरे को नहीं समझ में आ रहा बेटा कि क्या सोच के साथ एनटीए ने ये अप्लाई किया। एक मेरे हिसाब से अगर पता है क्या होना चाहिए था, दो प्रकार के बच्चे होते हैं, एक स्टेट बोर्ड का बच्चा होता है और एक सीबीएसई बोर्ड का बच्चा होता है। स्टेट बोर्ड में क्या होता है ना बेटा, ध्यान रखना, स्टेट बोर्ड के अंदर बच्चा 11th के अंदर स्टैटिस्टिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ता है। 12th के अंदर वो क्या करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स
और माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ता है, ठीक है। पर सीबीएसई का जो बच्चा होता है वो 12th के अंदर पढ़ता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स, और माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स वो पढ़ता है 11th के अंदर। तो इन दोनों कैटेगरी के बच्चों की दुविधा देखना क्या है। जो बच्चा स्टेट बोर्ड वाला है उसके लिए तो ये दोनों कॉम्बिनेशन बढ़िया हो गया, जो बच्चा सीबीएसई बोर्ड वाला बच्चा है उन लोग के लिए ये दोनों कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया। बट जहां पर मैक्रो तो कॉमन है ही, पर वहां पर माइक्रो और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनको मेरे ख्याल में एनटीए को ऑप्शन देना ज्यादा बेटर लगता कि भाई जो स्टेट वाला बच्चा होगा वो क्या करेगा, वो किसको ऑप्ट कर लेगा, माइक्रो और मैक्रो का कॉम्बिनेशन ऐड कर लेगा, और जो सीबीएसई वाला बच्चा होगा वो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कर लेगा। अरे छोड़ो, उसको इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं भी पढ़ना, वो माइक्रो और मैक्रो कर लेता। पर ऑप्शनल करना था भाई साहब, हमारे एनटीए साहब जी, ऑप्शनल करना था। आपने तो तीनों उठा के ठूस दिया, आपने तो तीनों उठा के बोला कि बेटा ये तो पढ़ना ही पड़ेगा। 50 क्वेश्चन इन तीनों में से आएंगे, ध्यान रखना 50 क्वेश्चन इन तीनों में से आएंगे, और कितने मिनट, 60 मिनट, भूलना मत 60 मिनट है आप लोग के पास। उसके बेसिस पे आप लोग को ये तीनों सब्जेक्ट की इतनी शानदार तैयारी करनी पड़ेगी, तब जाके आपको एक यूनिवर्सिटी की सीट मिलेगी, ध्यान रखना। मतलब इतना चीजें उन लोगों ने कॉम्प्लिकेट कर दी, नहीं समझ में आ रहा मुझे क्यों करा इन लोगों ने ऐसा, बट ठीक है। इसके अंदर मैं इस वीडियो के अंदर आप लोग को पूरा डिटेल्ड एनालिसिस समझाने वाला हूं कि इन लोगों ने जो सीरीज ऑफ चैप्टर्स निकाले उसके अंदर क्या क्या है, किन किन पॉइंट्स को फोकस किया है, अपन एक एक करके सारी चीजों को समझेंगे। बट बिटर रियलिटी ये चीज समझ लो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट तीनों आ चुका है 2026 में। जो बच्चा ये वीडियो देख रहा है उसको ये तीनों की तैयारी करनी पड़ेगी, ये चीज तो आप गांठ बांध लो, कुछ भी कर लो, ठीक है। ध्यान से देखो नेक्स्ट में क्या बताना चाह रहा हूं मैं आप लोग को। ये है आपका डिटेल्ड ओरिएंटेड जो सब्जेक्ट, अगर एनालिसिस की बात करूं इसमें अपन एक एक करके पूरा एनालिसिस करेंगे कि किन किन टॉपिक्स में इन लोगों ने कवर अप करने की बात करी है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले इसने बोला इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कौन कौन लेवल पे क्या करने के लिए बोला उसने, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, जो बंदा सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी है वो चीज आप लोग को लेके करनी पड़ेगी। एक चीज ध्यान रखना, इन सभी के अंदर वन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी जो है, दिस इज अ क्रूशियल गेम प्ले। एनसीईआरटी अगर आप लोगों ने नहीं समझा, नहीं पढ़ा, बेटा कोई मतलब नहीं है, ये सब उठा के डिलीट कर दो, वीडियो डिलीट कर दो, आप मत देखो वीडियो, गाने सुन लो जाके। बट एनसीईआरटी इज द की, अभी मैं बोल रहा हूं, की टू सक्सेस है, कहीं कहानी नहीं गई है। इसके अगर आपने हिसाब से पढ़ लिया तो मैं कह रहा हूं आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। अब जो हो गया उसका कुछ नहीं हो सकता। एनटीए ने रिलीज कर दिया है कि भाई ये 3 सब्जेक्ट तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, कैटेगरी वाइज बता रहा हूं, माइक्रो, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसका कुछ नहीं हो सकता। आप क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना टाइम बचा है, इसका कुछ करा जा सकता है। अपन ध्यान से देखो क्या करना है। नेक्स्ट बोल रहा है कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। इसके अंदर उन्होंने फोकस किया है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मीनिंग अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम थ्रू यूटिलिटी अप्रोच की बात करी, 1 and 2 कमोडिटी दोनों केसेस की बात कर रहे हैं, ध्यान दे रहा हूं। डिमांड की अगर मैं बात करूं तो इन्होंने बोला मार्केट डिमांड, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, इंडिविजुअल और मार्केट दोनों की बात कर लेते हैं। डिमांड शेड्यूल की बात करी, डिमांड कर्व बोला है, मूवमेंट अलोंग एंड शिफ्ट, मूवमेंट एंड शिफ्ट दोनों की फोकस कर रहा है, तो प्लीज बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। इन डिमांड कर्व, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वेरी केयरफुल। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो अपना इलास्टिसिटी जो चैप्टर है उसको लेकर कवर अप किया। मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। परसेंटेज, टोटल एक्सपेंडिचर एंड जियोमेट्रिक मेथड, उसके बेसिस पे आप लोग को पूरा कवर अप करने की बात करी है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट मैं बोलूंगा नेशनल इनकम रिलेटेड, एंड आपका जो नेशनल इनकम वाला पार्ट था उसके अंदर क्या बोल रहा है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग ऑब्वियसली आप लोगों ने ढंग से करा ही हुआ है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कॉन्सेप्ट्स ऑफ जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी एट मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट दोनों को लेके। मतलब अपन 12th की जो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं उतना भी अगर आपने ढंग से पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छे लेवल पे आपकी तैयारी हो जाएगी। बट इन एमसीक्यू फॉर्मेट, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के साथ, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना है अपन को एमसीक्यू पैटर्न देना है, वो भी सीबीटी बेस्ड, ठीक है। तो उस चीज का ध्यान रखना। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड, ये तो आना ही था, इसके बिना तो आपका एनटीए भी बोलेगा कि भाई पेपर बनाऊं कहां से, ऑलमोस्ट इसमें से तो आएगा ही आएगा। नेक्स्ट उन्होंने फोकस किया डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बेसिस में, जिसके अंदर एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई एंड देयर कंपोनेंट्स को फोकस करके लेके चल रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ओके ऑब्वियसली एपीसी, एपीएस, एमपीसी,
MPS, सब चीज को कवर अप करने की बात चलेगा। मीनिंग ऑफ इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, टू सेक्टर मॉडल को आप लोग को भूलना नहीं है, जो कि मैंने अपने क्लासेस के अंदर भी कराया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाके कवर अप करके आना। कॉन्सेप्ट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की बात कर रहा है, एंड इट्स वर्किंग। ऑब्वियसली के वाले जो फॉर्मुलेज है उसको लेके फोकस करेगा ही, वो बहुत अच्छे एमसीक्यूज बनते हैं उसके अंदर भी। प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अगर मैं बोलूं प्रॉब्लम ऑफ मेजर्स टू करेक्ट एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड चेंज इन दी गवर्नमेंट स्पेंडिंग। अगर मैं मोटा माटी बोलूं तो 7th 8th 9th चैप्टर अगर अपन बोले एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई हो गया, इनकम डिटर्मिनेशन मनी मल्टीप्लायर हो गया, और आपका एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड, मतलब फुल पैकेज आया हुआ है 12th के लिए। तो अगर मैं उस चीज की बात करूं, अगर ये तो स्टार मार्क कर ही लेना बेटा, बहुत ज्यादा लेवल पे क्वेश्चंस इसके आ सकते हैं, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट मैं बोलूंगा मनी एंड बैंकिंग, ऑब्वियसली फेवरेट है। मीनिंग इवैल्यूएशन, इवोल्यूशन बोलूंगा, इवोल्यूशन कौन सा वाला, कौन सा, प्लास्टिक मनी मेटेलिक मनी, याद आ रहा है, उस चीज की बात चल रही है, उसको लेके बोल रहा है। फंक्शंस वेरी इंपॉर्टेंट, सेंट्रल बैंक ऑफ मीनिंग एंड फंक्शंस, वो भी बहुत शानदार तरीके से आते ही हैं। कमर्शियल बैंक के मीनिंग एंड फंक्शंस, दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट में अगर आप लोग को बताऊं तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट बजट का एंगल बहुत अच्छा आने वाला था, मुझे लगा ही था इकोनॉमी में। अगर इसके अंदर बोले तो बहुत ध्यान से देखना, मीनिंग की बात चल रही है एंड इट्स कंपोनेंट्स, 7 कंपोनेंट्स है वो आप लोग को याद होंगे, उसी को लेके बोल रहा है। वो ऑब्जेक्टिव की बात चल रहा है, डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। क्लासिफिकेशन ऑफ रिसीट्स रेवेन्यू कैपिटल, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एंड कैपिटल, मतलब रिसीट्स रेवेन्यू कैपिटल, एक्सपेंडिचर रेवेन्यू कैपिटल, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। एंड उसके आगे बोला है प्लान एंड नॉन प्लान, डेवलपमेंटल एंड नॉन डेवलपमेंटल के बेसिस पे उन लोगों ने बजट का किस तरीके से अपन बाइफरकेशन करते हैं वो भी इनने इनकॉर्पोरेट कर रखा है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा बैलेंस्ड बजट क्या है, सरप्लस बजट एंड डेफिसिट बजट। ऑब्वियसली मीनिंग एंड इंप्लीकेशंस आप लोग को पता होने चाहिए, ये सब आप 12th में जब कर रहे हो तो आप लोग ने ढंग से पढ़ाई कर रखी होगी, तो उसका एक स्टेप एडवांस आप लोग को तैयारी करनी पड़ेगी विद द ब्लेंड ऑफ एनसीईआरटी, बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। नेक्स्ट मैं बोलूंगा रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट। ऑब्वियसली आरडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एफडी एंड पीडी, तो ये जो एंगल है वेरी वेरी क्रूशल है, जिसके अंदर आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, ताकि आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला तुरंत अप्लाई करना है, और आपके 4 ऑप्शन में से आप लोग को सिलेक्ट करके आंसर आना पड़ेगा। मीनिंग एंड इंप्लीकेशंस, ऑब्वियसली यू हैव टू कंटेन विद डिफरेंट डेफिसिट्स, वो आप लोग का एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव है, वो आप लोग लेके चलोगे तो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। ठीक है बेटा। देन मैं बोलूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट, मीनिंग फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल, ऑब्वियसली मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, डिटर्मिनेशन थ्रू डिमांड एंड सप्लाई। याद करो, अगर अपन डिमांड और सप्लाई का ग्राफ बनाते हैं उसके बेसिस पे आपको फॉरेन एक्सचेंज के जो रेट फाइंड करने होते हैं वो वाले ग्राफिकल क्वेश्चंस, और हो सकता है उस लेवल पे शेड्यूल लेवल पे कोई पूछ ले तो उस चीज पे आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, ऑब्वियसली अकाउंट्स मीनिंग एंड कंपोनेंट्स, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। ध्यान से रखना बेटा, अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ रीसेंट एक्सचेंज रेट इश्यूज। अगर थोड़ा सा जर्नल एंगल, जर्नल नॉलेज का टेस्ट खेलो फॉरेन एक्सचेंज का, ये आप एक बार थोड़ा सा देख के चलना, थोड़ा सा अपडेट्स जो आए होंगे उसके बेसिस पे अगर आप लेके चलते हो, सो यू विल बी ऑन अ सेफर साइड। देन यहाँ से अपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कहानी चालू हो रही है, आई गेस डेवलपमेंट एक्सपीरियंस 1947 एंड एक्सपीरियंस ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 की बात चल रही है। कौन कौन सा एंगल है, द ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट एंड इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये आप लोग ने अभी जो 12th वाले बच्चे हैं वो पढ़ रहे होंगे। इंडियन इकोनॉमिक सिस्टम, कॉमन गोल्स ऑफ 5-year प्लान, ऑब्वियसली 5-year प्लान इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर कितने कितने चेंजेस आए थे, कब इंप्लीमेंट हुआ था, उस ईयर के बेसिस पे ध्यान रखना। मेन फीचर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर, एस्पेक्ट्स एंड न्यू एग्रीकल्चर स्ट्रेटजीज, जिसके अंदर आईपीआर 1956, एसएसआई रोल्स एंड इंपॉर्टेंस फॉरेन ट्रेड। मतलब मोटा माटी अगर मैं बोलूं कि कवरेज बहुत हद तक बहुत फुल कवरेज की बात कर ली है, मतलब बच्चे का प्रेशर सीटी जो है ना दिमाग की, वो बिल्कुल टॉप लेवल पे जाने वाली है। सीटी इतनी तेज बजेगी कि हो सकता है आवाज भी ना आए, पर आप लोग को दर्द बहुत हो सकता है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। फंडा क्लियर हो गया, बहुत डीप एनालिसिस का जो एक एक फंडा है, ये मैं आप लोग को उसके अकॉर्डिंग बताता जा रहा हूं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो व्हाट्सएवर, इसके बेसिस पे पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। मतलब इसको तो अपफ्रंट रखना, इसको तो अपफ्रंट रखना, उसके बाद ही बाकी अगर टॉपिक्स कुछ बचते हैं तो आप लोग को उस पर फोकस करना पड़ेगा, बट यू हैव टू कीप दीज टॉपिक्स ऑन अपफ्रंट। नेक्स्ट मैं आप लोग को बोलूंगा
डेफिनेटली डेवलपमेंट एक्सपीरियंस हुआ 1947 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बेस पे कि जो आपका 5 ईयर प्लान वही सेम चीज है, फॉरेन लेवल पे जो आया उस चीज को आपको कवर अप करके चलना है, दैट इज द सेम थिंग, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं करंट चैलेंजेस कौन कौन से, ध्यान से देखना। पॉवर्टी चैप्टर जनरली 12th के अंदर डिलीट हो चुका है, बट यू हैव टू बी केयरफुल, आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। उसके अंदर क्या पढ़ोगे, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, मेन प्रोग्राम्स ऑफ पॉवर्टी, एविएशंस, क्रिटिकल असेसमेंट्स, उस चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जनरली इस बार एग्जामिनेशन मुझे लगता है कि थीम बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आएंगे, थीम बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस ज्यादा हैं, जिसके अंदर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ज्यादा इंपैक्ट रोल वहां पर पड़ने वाला है। नेक्स्ट मैं बोलूंगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी मच स्टार मार्क वाला टॉपिक है। हाउ मेनी पीपल बिकम रिसोर्स, रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ऑब्वियसली आप लोग को पता है, 12th वाले एंगल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। रूरल डेवलपमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, की इश्यूज बोल रहा है, क्रेडिट एंड मार्केटिंग रोल, रोल्स ऑफ कोऑपरेटिव्स, एग्रीकल्चर एंड डाइवर्सिफिकेशन की बात चल रही है, ठीक है। अगेन मैं बोलूंगा एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ है, चेंजेस है इन वर्कफोर्स, आपका पार्टिसिपेशन ऑफ फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर्स, प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज, सबके साथ ये वाला टॉपिक को कवर अप करा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, मीनिंग टाइप्स की बात, केस स्टडीज, हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ क्रिटिकल असेसमेंट की बात चल रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आजकल थोड़ा ज्यादा उचक रहा है, तो दिख रहा है ये टॉपिक आने वाला है, मीनिंग एंड इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इश्यूज एंड ग्लोबल वार्मिंग एंड डिफॉरेस्टेशन एज वेल, उस चीज को कवर अप कर रहा है बेटा ये वाला टॉपिक। फंडा क्लियर हो गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस की अगर अपन बात करें, कंपैरिजन विद नेबर एंड इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, इश्यूज, इकोनॉमिक ग्रोथ, पॉपुलेशन एंड सेक्टोरल डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, इसका भी एंगल कवर अप होने की बात चल रही है। तो डेफिनेटली मेरे को तो एक चीज समझ में आ गई है कि भैया बहुत भयंकर तड़का मारा है, जिसकी जो मतलब बोलते हैं ना बच्चा हिल जाएगा, और हिल चुका है, हम टीचर्स तक हिल चुके हैं कि क्या है ये, किस तरीके से एनटी ने एप्लीकेशंस करी है, आई डोंट नो। आई होप इस वीडियो में आप लोग को मैंने डिटेल्ड एनालिसिस लेके कवर अप करने की बात करी होगी। अगर स्टिल मुझसे कुछ छूटा या कुछ आप लोग को डाउट है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं उसके अगेंस्ट में उसके बेसिस पे आप लोग को रिप्लाई करूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल बोलते ना गेस वर्क नहीं करना है, अब बस टॉपिक्स देखा है और उसकी पढ़ाई चालू कर देनी है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बेटा, क्योंकि उसके बेसिस पे क्या होगा ना, टाइम आफ्टर बोर्ड्स बिल्कुल सटासट भगेगा और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। इकोनॉमिक्स इस बार मैं कह रहा हूं, मुझे पता था इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं टफ आगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता जाएगा, और यस देख लो 2026 का सिलेबस आपका लाइव एग्जाम्पल है कि इकोनॉमिक्स अब टफ होती जाएगी। तो जो बच्चा इकोनॉमिक्स को लाइटली लेना चाह रहा है, बिल्कुल गलती मत करना, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी, पढ़ाई करके ही आप अच्छे नंबर ला पाओगे। क्यों? क्योंकि लाखों बच्चे बैठेंगे उस एग्जामिनेशन के अंदर और उनमें से आप भी होने वाले हो। तो अगर आप वो सीट को अचीव करना चाहते हो तो डेफिनेटली यू हैव टू बी एक क्रीम लेयर हटके बनना पड़ेगा, और इन सारे टॉपिक्स को आपको बहुत शानदार तरीके से आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। So I hope this video was informative for each and everyone. अगर आपको कोई डाउट होता है तो प्लीज रीच आउट टू मी। टिल दैट टाइम टेक केयर, हैव अ गुड स्लीप, गुड नाइट, मिलते हैं।